एग्जिट पोल के नतीजे अगर एग्जैक्ट रहते हैं तो विपक्ष की उम्मीदें 10 सालों के लिए एग्जिट होने जा रही है प्रधानमंत्री पद के ख्वाब से। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र को लेकर जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही कि वो अपना उत्तराधिकारी अमित शाह को बना देंगे क्योंकि वो 75 साल के होने जा रहे हैं, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि इस बार 2024 के चुनाव में हेमा मालिनी समेत तमाम जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें 75 की उम्र का बार नहीं देखा गया, सीमा नहीं देखी गई। और वैसे भी मामला तो मोदी का है और ये बात अमित शाह ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि अगला चुनाव भी उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मतलब 2029 भी मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर जब एग्जिट पोल के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस समझ के साथ में और अपनी जो जमीनी जो दौरे अपने हुए हैं उसके लिहाज से कि सरकार तो मोदी की आ रही है और ये निश्चित है कि ये पूरी जीत नरेंद्र मोदी के नाम की है, उनके काम की है। और ये परिणाम दरअसल जो मॉडिफाइड वातावरण पूरे देश में किए हुए हैं वो उसकी तस्दीक करता है। तो यहां दिक्कत विपक्ष के सामने यही आ रही है कि जब भी मोदी से विपक्ष को लड़ना होता है तो विपक्ष के जो तमाम तर्कश में तीर होते हैं वो मोदी के नाम के आगे, मोदी की ढाल के आगे, मोदी के अस्त्रों शस्त्रों के आगे वो भोथरे साबित होते हैं। और मोदी 2014 पहले, फिर 2019 और 2024 में भी पूरी आन बान शान के साथ में सरकार में आते दिख रहे हैं और हर बार अपना ही रिकॉर्ड सरगेई बुबका की तरह जैसे सुधारते नजर आते हैं। अब ये बात जो आ रही है कि आखिर एक व्यक्ति कब तक काम कर सकता है, तो बात अगर मोदी की हो तो मुझे याद आते हैं बेनी प्रसाद वर्मा। आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी के नेता थे, कांग्रेस की जब यूपीए की सरकार आई तो उसमें मंत्री रहे। मेडिसन स्क्वायर में मोदी का शो था, बहुत बड़ा शो था, जिसने मोदी को देश में और पूरी दुनिया में एक अलग किस्म की ख्याति दिलाई। और उस कार्यक्रम के बाद जिस तरीके का पूरा वातावरण हुआ था, मुझे याद है सवेरे सवेरे फोन आया बेनी प्रसाद वर्मा का और उन्होंने कहा कि भैया ये मोदी का करी। हमने कहा बाबूजी आप काहे परेशान हो, आप तो अब मतलब रिटायरमेंट के मजे लीजिए। तो हंसते हुए बोले भैया हम तो जो करें सो करें, लेकिन हमको तो लगता है कि ये तो राहुल गांधी को रिटायर कर देगा जिस तरीके से काम कर रहा है बंदा। तो मैं हंसा, मैंने कहा खैर अभी तो राहुल गांधी के सामने बहुत उम्र पड़ी हुई है और मोदी जी तो मतलब 65-68 साल के हो ही रहे हैं। तो बोले कि नहीं भैया जैसा लग रहा है उससे लगता नहीं है। ये बात हुई तो उस समय बात आई गई हो गई, लेकिन अभी जिस तरीके के नतीजे आए हैं और उनकी उम्र को लेकर चूंकि ये मामला सामने आया तो इस पर बात करना मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि ये ध्यान रखना चाहिए कि मोरारजी देसाई 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और भारतीय जनता पार्टी के शलाका पुरुषों में से एक पूर्व अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी के लिए पितृतुल्य हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी। वो 82 साल की उम्र थी उनकी जब 2009 में वो पीएम इन वेटिंग थे। तो मतलब अभी तो मोदी की उम्र 73-74 साल के करीब है। इसी तरीके से अगर देखें आप तो अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी मतलब उम्र के अपने उत्तरार्ध में ही प्रधानमंत्री बन पाए थे। और अगर बात करें मनमोहन सिंह की तो मनमोहन सिंह भी मतलब उत्तरार्ध में ही प्रधानमंत्री बन पाए थे। और यहां पर सबसे बड़ी बात होती है किसी नेता का फिटनेस लेवल क्या है। और नरेंद्र मोदी के बारे में ये सब जानते हैं कि जितना संयमित और अनुशासित जीवन है उनका, तो लगातार काम करते हुए भी जिस तरीके से खान पान और अपने आचरण में जो शुद्धि का भाव रहता है उस पर कोई वो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। मैं एक घटना इसके साथ और आपको बता देता हूं। हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, ये तब प्रचारक हुआ करते थे और नरेंद्र मोदी के साथ ही रहते थे जब नरेंद्र मोदी भी प्रचारक होते थे। तो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो ऐसे ही क्योंकि हरियाणा से मेरा पुराना रिश्ता रहा है और मैं इनसे खट्टर जी से मेरी मुलाकात हुई, तो खट्टर जी ऐसे ही बात करने लगे क्योंकि मुझे याद है कि 2012 का चुनाव वो जीत चुके थे और ये था कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित कर दिए जाए, लेकिन वो गोवा वाली वो बैठक नहीं हुई थी, उसके पहले की बात है। तो वो मोदी के बारे में अपने संस्मरणों पर बात करने लगे और उन्होंने कहा कि एक बार जब हम लोग साथ में थे तो इन्होंने 5 महीने तक सिर्फ वो हरी वाली गोभी मतलब वो ब्रोकली की बात कर रहे थे कि वही खाते रहे और बिना नमक की और बिना किसी मसाले के। तो ये जो खान पान और जो संयम है इसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि देखिए निश्चित तौर पे उम्र की अपनी सीमा होती है, लेकिन शरीर की सीमाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।
तो नरेंद्र मोदी का जो खान पान और जो संयम है वो आपने देखा होगा कि देश और दुनिया में चाहे वो जहां पर भी रहें उसका पूरा पालन करते हैं। नवरात्र में वो अन्न तो छोड़िए, फलाहार भी नहीं करते हैं, सिर्फ पानी और कुछ लौंग के सहारे पूरा अपना व्रत पूरा कर लेते हैं। और जब विदेशी जमीन हो या विदेशी अतिथि हो तो उनके साथ कुछ जो परंपराएं होती हैं उनका पालन करने में भी पीछे नहीं चूकते। मतलब जब वो टोस्ट कहते हैं, जब हाथ में विस्की हो या वाइन हो तो हाथ में वो उठा जरूर लेते हैं, लेकिन उसके साथ में वो हाथ में लिए रहते हैं क्योंकि वो एक परंपरा है, तो उसका वो पालन करते हैं। वो उनके मुंह तक नहीं आती। हालांकि इसको लेकर बहुत उनको मीम बनाए गए विपक्ष की तरफ से, और आप जानते हैं सोशल मीडिया के दौर में सब होता है। लेकिन ये ज्यादातर वो लोग हैं जो भारतीय रीति नीति संस्कृति और जो उसकी अपनी एक पहचान है, जो उसके अपने अंदर की एक जो जिजीविषा है, उसको ज्यादा समझ नहीं पाते। ज्यादातर वो लोग हैं। तो ये जो संयमित जीवन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो निश्चित तौर पर वो मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। तो उम्र की जो तमाम जो बाधाएं होती हैं वो अपने इस संयम, योग और अपनी दिनचर्या से वो पूरी करते दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक तपस्वी जैसी दिनचर्या है, बहुत कम खाना है, लगातार काम करते रहना, बहुत ज्यादा सुविधाएं उनको चाहिए नहीं। तो इस तरीके से वो स्वस्थ भी दिखाई पड़ते हैं। आज तक बीमारी की वजह से, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो गुजरात के या प्रधानमंत्री के तौर पे, उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। अगर उनके ध्यान करने जाने को छुट्टी में आप मानते हो तो मान लें, इसके अलावा किसी भी तरीके का उन्होंने अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में कभी कोई अवकाश लिया ही नहीं है। मतलब ये है, विपक्ष के लिए जो बुरी खबर की मैं बात कर रहा हूं, अभी भी राहुल गांधी युवा नेताओं में शुमार होते हैं, अखिलेश यादव भी युवा नेताओं में शुमार होते हैं। लेकिन जिस तरीके से मोदी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो एक सरकारी कर्मचारी की जो रिटायरमेंट एज होती है, उसके बाद ही, मतलब जब ये लोग पहुंच जाएंगे, उस उम्र को क्रॉस कर जाएंगे, मतलब 60 को क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद ही वो शायद प्रधानमंत्री पद की जो कुर्सी है उसकी तरफ देख पाएंगे। बात इसलिए कही जा रही क्योंकि लगातार मोदी के सामने जिस तरीके से सारे अस्त्र शस्त्र विफल होते जा रहे हैं, कोई नहीं कह सकता कि अगले चुनाव में क्या होगा। और अभी एग्जिट पोल है, इस बात को समझते हुए एग्जैक्ट पोल आने हैं। लेकिन मैं जो ये बात आपसे कह रहा हूं कि मोदी 3.0 आ रही है, इसका आधार जमीन पर जिस तरीके से मैंने परिस्थितियां देखी उस आधार पर भी बात मैं कर रहा हूं। तो मोदी अगर इस बार आ रहे हैं तो 2029 से पहले वो रिटायर होने जा रहे हैं, तो ये दिवा स्वप्न जो लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है वो नहीं देखना चाहिए। वो चाहे पार्टी के अंदर हो चाहे पार्टी के बाहर हो, सबके लिए। और मुझे लगता है कि 2029 ही नहीं, 2034 तक भी अगर ये चीजें जाती हैं तो जैसा मैं पहले कह रहा था, तो ये कोई बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं होगी। इसी तरीके से अगर नरेंद्र मोदी की ऊर्जा की बात करें, नरेंद्र मोदी के सोचने समझने की और बात करने की बात करें, आपने देखा है कि कितनी रैलियां की हैं और कितने इंटरव्यूज दिए हैं। और अभी वो वहां पर कन्याकुमारी से जो है अपना ध्यान व्यान करके आए हैं और आज से ही काम में लग गए। और 100 दिनों का 150 दिनों का जो उनका अपना आगे का जो रोड मैप उनको प्रस्तुत करना, उस पर काम में लग गए हैं। तो मतलब विपक्ष के लिए बहुत बुरी खबर है। लबोलुबाब ये है क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है, ये सबको मालूम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इसी बात को समझते हुए ही उनके पीछे अपनी ताकत लगाई थी, क्योंकि तमाम विरोध था उस समय नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर। लेकिन उनको लगा कि एक व्यक्ति ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो विचारधारा के जो लोग हैं उनको एकजुट कर सकता है और उसमें कुछ वोट ऐड कर सकता है। और चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी ये करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो यहां पर साबित होता दिखाई पड़ता। तो कुल मिला के अगर आज हम देखें तो 2029 ही नहीं, 2034 में भी नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का अगर चेहरा हो तो इसमें कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। फिलहाल दीजिए मुझे आज्ञा। मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।